तो इनिशिएशन कौन करेगा? सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करता है कोर कॉम्प्लेक्स के साथ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशिएशन। प्रमोटर रीजन पे स्पेशल सीक्वेंस होती है जो एक्टिवेट करती हैं सिग्मा फैक्टर को। सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है कोर कॉम्प्लेक्स के साथ, जो कि करता है अटैच हो जाता है प्रमोटर रीजन के साथ और इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर रिलीज, जैसे इनिशिएशन कंप्लीट होती है सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। उसके बाद आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है और डीएनए से एमआरएनए बनता है। कोर कॉम्प्लेक्स मूव अलोंग स्ट्रक्चरल जीन टू ट्रांसक्राइब एंड टू फॉर्म आरएनए। उसके बाद आया था टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन पे अपना रो फैक्टर काम करता है। टर्मिनेटर एक्टिवेट्स रो फैक्टर दैट बाइंड विद कोर कॉम्प्लेक्स टू डिटर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारी आगे डायग्राम। ये था अपना डीएनए, ये अपना कोर कॉम्प्लेक्स, ये अपना सिग्मा फैक्टर, ये अपना सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर कोर कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच करेगा। अटैच करने के बाद कोर सिग्मा फैक्टर कोर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स जाके लग गया ऊपर यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लगा। ये यहाँ पे अनबाइंडिंग हो रही है। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो उसकी अनबाइंडिंग करता है। यहाँ पे अनबाइंडिंग किया, यहाँ पे कोर कॉम्प्लेक्स लगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा। कहाँ पे? अपना कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड पे। ये अपना टेम्पलेट स्टैंड है, ये अपना नॉन टेम्पलेट स्टैंड है, ये अपना नॉन कोडिंग स्टैंड है, ये अपना कोडिंग स्टैंड है। बता रखा मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में। तो ये हमारा अपना कोर कॉम्प्लेक्स है। कोर कॉम्प्लेक्स के साथ इनिशिएशन फैक्टर, जैसे ही एक बार इनिशिएशन होगी यहाँ से सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाएगा। अगर एक बार इनिशिएशन होगी, इसका काम होता है सिर्फ इनिशिएट करना। इनिशिएशन के बाद कोर कॉम्प्लेक्स ही आगे आगे अपना आरएनए सिंथेसाइज करता रहता है, एमआरएनए सिंथेसाइज करता रहता है। ऐसे ऐसे आरएनए सिंथेसाइज करता करता इलोंगेशन हो जाती है। ये देखो यहाँ से करते हुए करते यहाँ तक पहुँचा। यहाँ से पीछे से लाइगेज एंजाइम जोड़ता रहता और यहाँ से हमारे पास आरएनए बनता रहता है, आरएनए बनता रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या होता है? जब दो डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ये कौन कराता है? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कराता है। और ये हमारा कोर कॉम्प्लेक्स। ये कोर कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ता जाएगा यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन आए। यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन था। ये अपना आगे टर्मिनेटर रीजन, ये अपना प्रमोटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन पे आगे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। और हम ये देखो टर्मिनेटर रीजन आ गया। टर्मिनेटर रीजन पे कौन काम करता है? रो फैक्टर आएगा, ट्रांसक्रिप्शन रोक देगा, अपना एमआरएनए तैयार। और कोर कॉम्प्लेक्स रो फैक्टर अलग अलग हो गया, अपना आरएनए तैयार। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में कैसे होती है? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स टेक प्लेस इन इनसाइड न्यूक्लियस। मैंने बता रखा है प्रोकैरियोट्स में इनसाइड न्यूक्लियस नहीं होती, क्योंकि खुद न्यूक्लियस ही वेल डेवलप्ड नहीं होता, साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होती है, पर प्रोकैरियोट्स में इन साइटोप्लाज्म होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं आपसे। ट्रांसक्राइब नेसेंट एमआरएनए रिक्वायर्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में, कि मैं उसको आगे आपको बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे। बाकी देखो यूकैरियोट्स में भी सेम यही सारे स्टेप चलेंगे, ये सारे स्टेप चलेंगे यूकैरियोट्स में भी। बस एक एक्स्ट्रा स्टेप जो होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, वो हम अभी पढ़ेंगे। क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? उसमें क्या होता है? सिस्ट्रोन होते हैं, पर इस यहाँ पे क्या होता है? इंट्रोन प्लस एक्सोन दोनों होते हैं। उस वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ एक्सोन्स का बना होता है। यहाँ पे क्या होता है? एमआरएनए में जो अपना आरएनए तैयार हुआ, ये आरएनए एमआरएनए भी हो सकता है, टीआरएनए भी होता है, आरआरएनए भी हो सकता है। ये जो इंट्रोन, इसमें क्या होता है? इंट्रोन प्लस एक्सोन दोनों होते हैं। हमें सिर्फ एक्सोन चाहिए होता है, इंट्रोन नहीं चाहिए होते, क्योंकि इंट्रोन्स जो होता है आगे ट्रांसलेट नहीं होते। अगर ट्रांसलेशन कराने तो हमें इंट्रोन्स रिमूव करने पड़ेंगे, सिर्फ एक्सोन्स रखने पड़ेंगे। तो एक्सोन्स रखने के लिए हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करते हैं यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है? 3 तरह के आरएनएपी होते हैं, आरएनएपी1, आरएनएपी2 और आरएनएपी3। देखो मैंने बताया उसमें एक्सोन एंड इंट्रोन दोनों होते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स सिस्ट्रोन इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटली प्लेस्ड सेंस, जिसको हम बोलते हैं एक्सोन। सेंस सीक्वेंस को हम बोलते हैं एक्सोन, और नॉन सेंस सीक्वेंस को बोलते हैं हम इंट्रोन। सेंस सीक्वेंस किस हिसाब से बोल रहे हैं? ट्रांसलेशन के हिसाब से, मतलब वो सीक्वेंस जो सेंसेबल होती है, मतलब ट्रांसलेशन में काम आएगी, वो होती है एक्सोन। और ट्रांसलेशन में काम नहीं आएगी, वो होती है इंट्रोन। और कईयों को ट्रांसलेशन के बारे में नहीं पता होगा। एमआरएनए से जब
प्रोटीन बनता है उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और हमने mRNA तैयार करते हैं। अगर mRNA में इंट्रोन और एक्सोन दोनों है तो हमें इंट्रोन को काटना पड़ेगा, उसी चीज़ को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो कि हम आगे करने वाले हैं। एक्सोन आर ट्रांसक्रिप्टेबल एज वेल एज ट्रांसलेटेबल मतलब ट्रांसलेशन के लिए। वेयर एज इंट्रोन आर ट्रांसक्रिप्टेबल क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की मदद से आ चुके हैं, पर हमें ट्रांसलेशन करानी है तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। और इसी न्यूक्लियर डीएनए को मतलब इस हेट्रोजाइगस न्यूक्लियर डीएनए कौन सा मैं आपको बताता हूँ, जिसमें एक्सोन और इंट्रोन दोनों, और इसको हम हेट्रोजाइगस न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, हेट्रोजाइगस आरएनए किसको बोलते हैं, जिसके अंदर एक्सोन और इंट्रोन दोनों, और उसको हम हेट्रोजाइगस आरएनए बोलते हैं। और इसको निकालने के मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स आते हैं, जैसे पिछले में थे ना, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। ऐसे इसमें भी आएंगे, इस मतलब यूकैरियोट्स में भी आएंगे इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। पर इसमें एक लास्ट में सेम वैसे ही होगा, बस लास्ट में एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। तो मैं आपको ये 3 नहीं कराऊंगा क्योंकि पीछे मैं करा चुका हूँ। हम सीधा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पे चलते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स ये 3 स्टेप की होती है, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। कैपिंग में कैपिंग से क्या मतलब समझ आ रहा है? कैप मतलब कैप लगाना, मतलब जो mRNA बना है या RNA बना है या कुछ भी बना है जिसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उसमें हम कैप लगाएंगे। किस चीज़ की कैप लगाएंगे? 7 मिथाइल गुआनासिन में 7 मिथाइल गुआनासिन की गुआनासिन फोस्फेट की हम लगाएंगे कैप एट अ 5' एंड 5' एंड पे लगाएंगे, 3' एंड पे नहीं लगाएंगे। जैसे मतलब ये यहाँ पे एक हमारा mRNA है, ये हमारा 5' एंड है, ये हमारा 3' एंड है, यहाँ पे हम उसकी चेन लगाएंगे, कैप लगाएंगे। गुआनासिन ट्रांसफरेज एंजाइम इज़ अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये मैं बताऊँगा क्यों लगाते हैं। असल में क्या होता है कि ट्रांसलेशन को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए मदद करता है। मतलब अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ट्रांसलेशन कहाँ से करनी है, तो ये जो 7 मिथाइल ये होते हैं ना, 7 मिथाइल गुआनासिन फोस्फेट का कॉम्प्लेक्स, ये वहाँ पे 5' एंड पे लगेगा, जिससे हमें पता लगता है हाँ यहाँ से शुरू करना ट्रांसलेशन। ये उसके बारे में है। उसके बाद आती है टेलिंग। टेलिंग क्या होती है? पूंछ मतलब हम यहाँ पे 5' एंड पे अगर उसका कैप होगी तो टेलिंग होगी 3' एंड पे। 5' एंड पे कैप होगी तो टेलिंग होगी 3' एंड पे। तो टेलिंग में क्या होता है? हमें 200 से 300 एडिनोसिन के रेजिडुअल मतलब ए ऐसे मतलब 200 to 300 हमें लगाना होता है। इससे क्या होता है? स्टेबिलिटी मिलती है। आगे आया था हमारा स्प्लाइसिंग में 3 सब स्टेप्स होते हैं, लूपिंग, टेलरिंग और लाइगेशन। इसको हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है? स्नर्प्स जो होते हैं मदद करते हैं लूपिंग और टेलिंग और लाइगेटिंग में। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये अपना 5' स्टैंड है डीएनए का, ये दोनों क्या है? डीएनए स्ट्रैंड है, दोनों क्या है? डीएनए स्ट्रैंड। ये अपना कोडिंग स्ट्रैंड की लाइन है, जैसे जिसको मैंने ऐसे बताया था ना, 5' एंड 3' एंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड डबल स्टैंडर्ड होता है ना ऐसे डीएनए, यही उसको मैंने एक्सोन इंट्रोन क्योंकि एक्सोन इंट्रोन में पहले से होंगे, तो एक्सोन इंट्रोन करके मैंने कोडिंग स्ट्रैंड दिखाया डीएनए का। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक्सोन इंट्रोन। इसके हम कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? हेट्रोजाइगस आरएनए बनता है, उसमें भी होते हैं एक्सोन इंट्रोन। यूकैरियोट्स की बात करें हम, यूकैरियोट्स में आगे हम करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ये आगे जो सारा है ना, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए हम पहले करेंगे कैपिंग में क्या होगा? हम 7 मिथाइल जीटीपी की हेड पे लगा देंगे। यहाँ पे हेड है ना 5' एंड, यहाँ पे हम लगा देंगे 7 मिथाइल जीटीपी, जो कि हमें मदद करता है ट्रांसलेशन में रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कि यहाँ से शुरू करना है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कैपिंग। पढ़ लेते हैं। 7 मिथाइल जीटीपी कैन हेल्प इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ mRNA बाय स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये मैं अपनी ट्रांसलेशन वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। एडिशन ऑफ 7 मिथाइल जीटीपी एट 5' एंड बाय गुआनिन ट्रांसफरेज एंजाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा इसमें क्या काम है। ये देखो आगे हमने यहाँ पे इसकी कैप लगा दी। अब हम करेंगे टेलिंग कहाँ पे होती है? 3' एंड पे। 5' एंड पे कैप लग चुकी है, यहाँ पे नहीं थी कैप, यहाँ पे कैप लग चुकी है। आगे हम करेंगे 3' एंड पे टेलिंग करेंगे। टेलिंग में क्या आता है कि एडिनोसिन की लंबी 200 to 300 एडिशन वाली टेल लगती है एडिनोसिन की, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जो ये देखो हमने एडिनोसिन की 200 to 300 की स्टेबिलिटी लगा दी। अभी देखो यहाँ पे
एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन। तो हम क्या करेंगे, ये मतलब इसकी ऐसे इसमें कोडिंग होगी ना, ऐसे सभी में कोडिंग होगी, पर मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। स्नर्प्स आएंगे, स्नर्प्स क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग इंट्रोन की स्टार्टिंग और इंट्रोन की एंडिंग, इंट्रोन की स्टार्टिंग और इंट्रोन की एंडिंग, इंट्रोन की स्टार्टिंग और इंट्रोन की एंडिंग पे लग जाएंगे। अब हम करेंगे लूपिंग। लूपिंग का क्या मतलब होता है, लूप पढ़ना। लूपिंग का क्या मतलब होता है, लूप पढ़ना। मिथाइल रिंग लग चुकी है, टेल लग चुकी है। अब हम करेंगे लूपिंग। यहाँ पे एक्सोन और इंट्रोन की लूपिंग हो जाती है। इंट्रोन की लूपिंग कौन करा रहा है, स्नर्प करा रहा है। यहाँ पे इंट्रोन की लूपिंग, और इसके बाद स्नर्प क्या होता है, इसको अपने साथ ले जाता है। स्नर्प क्या करता है, इसको अपने साथ ले जाता है और बाद में लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ देता है। एक्सोन एक्सोन जुड़ के ये इंट्रोन चला गया, एक्सोन एक्सोन जुड़ के एक्सोन एक्सोन जुड़ के इंट्रोन चला गया। तो आगे हम देखते हैं, ये देखो, ये लाइगेशन के बाद हमें एक सिर्फ एक्सोन एक्सोन और मिल गया, उसके साथ हमें कैप कैप मिल गई किसकी, 7 मिथाइल GPP। और उसके बाद एडेनोसिन की 200 to 300 हमारे पास आ गई एडेनोसिन की टेलिंग। और ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे खत्म। तो अगर आपको वीडियो में कुछ समझ लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ट्रांसलेशन की वीडियो भी चाहिए तो बोलना, मैं ट्रांसलेशन की भी वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।